दोस्तों 1988 में विलियम पोस्ट नाम के एक आदमी की $16.2 मिलियन की लॉटरी लगी थी, जो इंडियन रुपीस में लगभग 120 करोड़ होते हैं। और ये बात है 1988 की। तो उस टाइम पे तो 1 करोड़ की भी काफी वैल्यू होती थी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस आदमी ने अपनी लाइफ में कितने मजे किए होंगे। वेल, ऐसा नहीं हुआ। जैसे इसकी लॉटरी लगी तो इसके कुछ रिश्तेदारों ने इससे पैसे मांगे, और जब इसने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश करी, लेकिन ये आदमी किसी तरह से बच निकला। कुछ टाइम बाद इसकी वाइफ इससे डिवोर्स कर चली गई और इसकी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा उसकी वाइफ के पास चला गया। और इसी तरह इसने अपनी लाइफ में टोटल 7 बार शादियां करी, क्योंकि 6 बार तो उसकी वाइफ ने इसे डिवोर्स ही दे दिया था। फिर इसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर बिजनेस भी शुरू किया, और वो सब भी फेल हो गए, क्योंकि इसके पास कोई बिजनेस चलाने की स्किल ही नहीं थी। और इस तरह उसने अपने काफी पैसे खो दिए, और फिर उसने अपने बचे हुए पैसों को बैंक में रख दिया, जो समय के साथ साथ वो भी खत्म होते चले गए। और फाइनली जब इस आदमी की डेथ हुई तो ये $1 मिलियन के कर्जे में था, और वो अपनी लाइफ के आखिरी साल $450 की सैलरी पे गुजारा कर रहा था। तो इसलिए आपको अपनी यंग एज से ही पैसों की सही से समझ होनी चाहिए, और आपको अपने 20s में ये पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फाइनेंशियल लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपनी यंग एज से ही पैसों को सही से इन्वेस्ट करने के बारे में सीख पाओगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अपने इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। अब आपको अपने पैसों को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं आपके साथ 4 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा, और हम ये मानेंगे कि आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आपकी वेल्थ कितनी बन रही है। तो सबसे पहले आती है स्ट्रेटेजी नंबर 1। अब हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा पैसों को लेकर ज्यादा बात नहीं होती, और जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो उन्हें बस यही लगता है कि हमारा पैसा कहीं डूब न जाए। और बात सही भी है, क्योंकि हमें किसी ने इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया ही नहीं, और इसी वजह से हम अपना सारा पैसा एफडी में रखते हैं और उसे ही हम इन्वेस्टिंग समझते हैं। चलो मान लो आप 20 की एज में 15,000 रुपए हर महीने एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो अभी SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर आप 15,000 रुपए हर महीने एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15 साल बाद आपकी वेल्थ 43 लाख रुपए हो जाएगी। और वहीं अगर आप इन 15,000 रुपए को 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो 30 साल बाद आपकी वेल्थ 1,50,00,000 हो जाएगी। और अब अगर आप इन पैसों को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे, तो आपने 30 सालों में इन्वेस्ट किए 54 लाख रुपए, और इन्फ्लेशन अगर 6% का है और आपका रिटर्न भी 6% का है, तो आने वाले 30 साल बाद आपके वो 1.5 करोड़ की वैल्यू 54 लाख ही रह जाएगी। मतलब इतने सालों में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतनी ही वेल्थ आपके पास बची है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने आपके पैसों को ग्रो ही नहीं होने दिया। और एफडी में पैसों को इन्वेस्ट करने का यही प्रॉब्लम है, ये कभी भी आपके पैसों को ग्रो होने ही नहीं देते, और इतने सालों बाद भी आपके पैसों की वैल्यू वही रह जाती है। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2। अब मान लो आप ये सोचते हो कि कुछ पैसा हम एफडी में रखेंगे और कुछ पैसा गोल्ड में रखोगे, क्योंकि गोल्ड भी हमारे इंडिया में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, या यूं कहें कि लोग सबसे ज्यादा पैसा एफडी के बाद गोल्ड में ही डालना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक अच्छी और ट्रस्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो मान लो आप महीने का 5,000 रुपए एफडी में और बाकी के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में। अब आपने 5,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया है, जहां पर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18 लाख रुपए, और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 50 लाख रुपए। बट इन्फ्लेशन भी हर साल 6% से बढ़ रहा है, तो 30 सालों बाद आपकी 50 लाख की वैल्यू 18 लाख ही रह जाएगी। वहीं अगर आप 10,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस कैलकुलेटर में देखो, आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए, आपको रिटर्न मिला 8% का, क्योंकि जनरली लॉन्ग टर्म में गोल्ड 8% का ही रिटर्न देता है। तो 30 साल बाद आपकी वेल्थ 1.5 करोड़ हो जाएगी, बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये 1.5 करोड़ की वैल्यू 50 लाख ही रह जाएगी। तो अगर इन दोनों रिटर्न को कंबाइन किया जाए, तो 30 सालों तक आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 54 लाख रुपए, और आपकी वेल्थ बनी 2 करोड़। बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपके ये 2 करोड़ 30 साल बाद 68 लाख ही रह जाएंगे, यानी 54 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिले कितने 68 लाख रुपए। तो ये भी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होगा, क्योंकि इससे आपकी कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां हम इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे। वेल, आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी फंड बताने वाला हूँ वो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए आपको ये फंड बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जैसे कि आप NSE की वेबसाइट पे जाके निफ्टी 50 फंड के बारे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक शामिल होते हैं, जो कि 13 सेक्टर से लिए गए होते हैं। अब क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है, तो ये एक सेफ फंड माना जाता है, क्योंकि हमारी पूरी भारत की इकोनॉमी इन पे ही डिपेंड करती है, और इंडिया ग्रो होगा तो ये टॉप 50 स्टॉक्स भी ग्रो होंगे, और साथ में आपका पैसा भी। अब सेकंड आता है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। अब अगर आप NSE की वेबसाइट पे जाकर इस फंड के बारे में पढ़ोगे, तो इसमें आपको टॉप 30 कंपनियां मिलेगी जो नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री में 7 इंडस्ट्रियां शामिल होती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन एंड टेक्सटाइल। और अगर आप इन 7 सेक्टर का ब्रेकअप देखोगे, तो इस इंडेक्स में 42% फास्ट कंज्यूमर गुड्स का है, 20% कंज्यूमर सर्विस का, 20% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, और 12% टेलीकम्युनिकेशन का है, एंड सो ऑन। अब आपको पहले साइक्लिकल कंपनी और नॉन साइक्लिकल कंपनी में फर्क पता होना चाहिए। वेल,
साइक्लिकल इंडस्ट्री वो होती हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड तब होती है जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, बट वहीं अगर इकोनॉमी डाउन जाती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो वेल साइक्लिकल कंपनियां वोलेटाइल काफी ज्यादा होती हैं और इकोनॉमी पर ये पूरी तरीके से निर्भर रहती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और वहीं पे आती है नॉन साइक्लिकल कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां होती है जो इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करती हैं और हमेशा स्टेबल रहती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। अब मान लो जीडीपी ग्रो हो रही है तब तो लोग गाड़ियां लेना पसंद करेंगे, बट जब जीडीपी डाउन जाएगी तब लोग गाड़ियां लेना अवॉइड करते हैं। पर जो नॉर्मल कंज्यूम करने वाले गुड्स जैसे टूथब्रश, बिस्कुट, ये तो चाहे जीडीपी बढ़े या कम हो, इसका इस्तेमाल करना तो आप थोड़ी छोड़ दोगे। तो नॉन साइक्लिकल कंपनियां जीडीपी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनमें वोलेटाइल भी काफी कम होती है। अब इस चार्ट में अगर आप अलग अलग इंडेक्स के रिटर्न देखोगे तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का 15 साल का CAGR है 17.66%, निफ्टी 50 इंडेक्स का है 15.40%, निफ्टी 500 इंडेक्स का है 16.41% और निफ्टी TMI इंडेक्स का है 15.23%। बट हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट में हमें जितने रिटर्न मिले ऐसा जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी उतना ही मिले, बट हमें इससे एक आइडिया मिल सकता है। और जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की गिरावट को देखोगे तो केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स निफ्टी 50 से ज्यादा गिरा हो। पहला अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के बीच और दूसरा अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच। इवन इस इंडेक्स का अगर आप PE भी चेक करोगे तो पिछले 10 साल का एवरेज है 101%, पिछले 5 साल का है 140% और अभी करंट PE है 59% का, जो कि एक अच्छी बात है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किस किस स्टॉक्स का है। और अगर पोटेंशियल ग्रोथ की बात की जाए तो जैसे जैसे हमारे देश के लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा चीजों को खरीदेंगे और इस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस भी फिर ज्यादा होंगे। हमारे देश की जनता यंग है, देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारा भारत डिजिटल बन रहा है, तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो अगर आप एक स्टेबल रिटर्न की तरफ देख रहे हो तो इस फंड के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये थे कुछ इंडेक्स फंड। अब अगेन ये फंड कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने केवल एजुकेशनल पर्पस आपको इनकी डिटेल जानकारी दी है। चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे। अब इस स्ट्रेटेजी में आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करोगे गोल्ड में, जहां आपको 8% का रिटर्न मिलेगा और बाकी के 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में यानी इंडेक्स फंड में। अब इस चार्ट में देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हो कि आप 5000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो 30 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख है और आपकी वेल्थ 75 लाख बन चुकी है। लेकिन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये 75 लाख की वैल्यू 24 लाख ही रह जाएगी। वहीं अगर आप बाकी के बचे 10,000 रुपए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36 लाख रुपए और आपकी टोटल वेल्थ हो चुकी होगी 7 करोड़ रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुके होंगे। अब स्ट्रेटेजी 3 में अगर आप देखोगे तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो है 54 लाख रुपए का और आपकी टोटल वेल्थ बनी है 7 करोड़ 75 लाख रुपए और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी आपकी वेल्थ लगभग 2 करोड़ है। तो इस स्ट्रेटेजी में फिर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल पा रहा है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 2 करोड़ भी एक अच्छा अमाउंट होगा। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 पे। अब मान लो आपने इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा, उसकी नॉलेज ली और पेशेंस रखा, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो आप अपना पूरा 15,000 रुपए अमाउंट इक्विटी में यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो अगेन इस चार्ट को देखिए। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है जहां आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है। तो 30 सालों बाद आपके वो 54 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा 17 करोड़ रुपए और इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट करोगे तो आपकी वेल्थ 4 करोड़ 20 लाख रुपए होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर आप सही से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। तो इस तरह हमने ये चारों स्ट्रेटेजीज को देखा कि किस तरह हम कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ FD की बात होती है तो हम उसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बट वहाँ पर आपका पैसा ग्रो नहीं होता। और वहीं जहाँ इक्विटी की बात आती है तो वहाँ हमें लगता है कि कहीं हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए और उसमें हमें काफी रिस्क लगती है। तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। ऊपर से आपको ज्यादा रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हमने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए 4 स्ट्रेटेजी देख ली। अब इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजी 1 के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा FD में इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है और 30 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो टोटल आपने 54 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी वेल्थ होगी 54 लाख रुपए, यानी 30 सालों तक पैसा इन्वेस्ट करने का कोई तुक ही नहीं बना। वहीं अगर आप स्ट्रेटेजी 2 में देखोगे जहां आपने 5,000 रुपए FD में इन्वेस्ट करा और 10,000 रुपए गोल्ड में, तो 30 साल बाद इन दोनों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगा वही 54 लाख रुपए और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 30 साल बाद आपकी वेल्थ होगी 68 लाख रुपए, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से केवल 14 लाख रुपए ज्यादा। अब स्ट्रेटेजी 3 में देखोगे जहां आप 5,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में, तो टोटल कंबाइंड आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वही 54 लाख रुपए और 30 साल बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी वेल्थ होगी 2 करोड़ रुपए, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है। और लास्ट स्ट्रेटेजी 4 में हमने देखा कि आपने अपना पूरे 15,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए, तो 30 सालों बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 54 लाख रुपए और आपकी वेल्थ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद होगी 4 करोड़ 20 लाख रुपए।
तो इन सबसे हमें ये समझ तो आ गया है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हम जनरली पैसों को ग्रो कर पाते हैं। और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये है कि इसमें ना तो आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ना तो आपको उसको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा और आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। इसलिए ये फंड आपके लिए दूसरों की अपेक्षा सेफ भी रहते हैं। आप जरूरी नहीं कि इंडेक्स आपको 15-17% का रिटर्न दे ही सही, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने इतना रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में भी इसके आसपास दे सकते हैं और आप फ्यूचर में एक डिसेंट वेल्थ भी बना पाओगे और अपने पैसों को कंपाउंड भी होने दोगे। और वहीं अगर आप सोचते हो कि 30 साल किसने देखा, इतने सालों तक कौन ही इन्वेस्टिंग करता है, तो आप यहाँ पर देखो, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो केवल 15,000 रुपए। फ्यूचर में हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है कि हम पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप मान लो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और हर साल अपने अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाते हो, अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, आपने यहाँ पर महीने का 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और हर साल आप अपने अमाउंट को 10% से बढ़ा रहे हो और आपको 15% का डिसेंट रिटर्न मिला है, तो 20 साल बाद आपकी वेल्थ 4 करोड़ 17 लाख रुपए हो जाएगी और इन 4 करोड़ 17 लाख की वैल्यू 20 साल बाद लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास रहेगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट होगा। तो इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाओगे तो कंपाउंडिंग की मदद से आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, कब करते हो और कहाँ करते हो। बट एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि आप अपने 20s में कैसे पैसों को मैनेज करते हो, वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और अगर आप पैसा कमाने पर ध्यान दोगे तो इवेंचुअली आपके पास ज्यादा पैसे होंगे और आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी रिटायर हो पाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी ड्यू डिलीजेंस जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी, तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से लोगों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।